नमस्कार, आप सभी का स्वागत है पीएमसी हिंदी चैनल के शो डॉक्टर से पूछो में और मैं हूं आपके साथ अंशिका। और आज के शो में हम चर्चा करने जा रहे हैं हार्ट डिसीज पर। हार्ट डिसीज का पार्ट 1 आ चुका है। इसमें आप अपनी कई बीमारियों के समस्याओं के समाधान पा सकते हैं। और हार्ट डिसीज में आज पार्ट 2 में हम चर्चा करने जाएंगे टैकीकार्डिया पर और कई बीमारियों पर हम चर्चा करेंगे। इसके साथ ही इस चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एमबीबीएस डॉक्टर एस रंजन जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है पीएमसी हिंदी चैनल पर। नमस्ते सर, आज हम बात करने जा रहे हैं, कई बीमारियों पर चर्चा करेंगे। टैकीकार्डिया हो, अरिदमिया हो, रिमेटिक हार्ट डिसीज हो, तो कई बीमारियों पर चर्चा करने जा रहे हैं। इस पे सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, ये जो टैकीकार्डिया है, लोगों को लगता है कि दिल की धड़कन बढ़ रही है, लेकिन नॉर्मल सा फील होता है कि नहीं, ऐसा शायद हमको फील हो रहा है या किसी और कारण से हो रहा है। तो क्या इसको टैकीकार्डिया में जब हम बात करते हैं तो कितना घातक हो सकता है ये, और इसको कैसे समझें? देखिए, हार्ट तो हमारा बहुत महत्वपूर्ण ऑर्गन है। अब हार्ट में कुछ भी अब नॉर्मल है तो वो घातक तो है। हमारी जो लोड हार्ट पर ज़्यादा है, अगर हम नॉर्मल हार्ट बीट 70 to 80 पर मिनट है। अब अगर वैसे मेडिकल में तो 100 से ज़्यादा होने पर उसे टैकीकार्डिया कहते हैं। एनर्जी मेडिसिन में 80 से भी ज़्यादा हो तो हम उसे कम करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो लोड हार्ट पर पड़ रहा है। 1 मिनट में 80 बार धड़कना है और 1 मिनट में 100 बार धड़कना है। 25% टाइम वर्कलोड एक्स्ट्रा हो गया तो घातक तो नुकसान तो उसके होंगे। टैकीकार्डिया की वजह से हमें एंजाइटी हो सकती है, हमें अनइजीनेस हो सकता है, डिजीनेस हो सकता है, और एंजाइटी की वजह से भी हमारा हार्ट रेट बढ़ता है। तो ये दोनों है, मेंटल कारण से फिजिकल डिजीज हो सकती है और फिजिकल डिजीज के कारण से भी हमारा माइंड प्रभावित हो सकता है। तो टैकीकार्डिया में भी अलग अलग कैटेगरी हो जाती है। साइनस टैकीकार्डिया, जब हार्ट बीट रेगुलर रूप से बढ़ जाता है, और इर्रेगुलर टैकीकार्डिया, जब उसको फिब्रिलेशन कहते हैं। इर्रेगुलर रूप से हार्ट बीट ज़्यादा है, कभी कम ज़्यादा है, कभी ज़्यादा ज़्यादा है। और टैकीकार्डिया से ही मिलती जुलती एक दूसरी बीमारी हो जाती है, अरिदमिया, जब हार्ट रेट रेगुलर नहीं रहता। कभी वो तेज धड़क रहा है, कभी वो स्लो धड़क रहा है, कभी कभी वो बीट को एस्केप भी कर जाता है, तब उसे हार्ट ब्लॉक कहते हैं। एवी ब्लॉक, एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक। जो सिग्नल आ रहे हैं हार्ट को बीट करने का, वो सिग्नल में डिफेक्ट होता है, ऐसा मेडिकल में कहते हैं। लेकिन जो मैकेनिज्म हो, अगर मैकेनिज्म को समझने के बाद हम उसको कंट्रोल कर पाएँ, उसको ठीक कर पाएँ, तब फिर उसका अधिक महत्व है। इन सभी कंडीशंस में मेडिसिन्स लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ती है, और परमानेंट क्योर तो मेडिसिन में है नहीं। लेकिन जब हम एनर्जी पर काम करते हैं तो हम यहाँ पर उसका समाधान पा सकते हैं। थोड़ा सा हम सिम्टम को प्रॉपर समझें, फंक्शन को समझें और एनर्जी पैटर्न को समझें। जी सर, मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि हम डायग्नोस कैसे करें, खुद से हमें कैसे पता चले कि यहाँ हमें टैकीकार्डिया ही है या नॉर्मली हमारा दिल ज्यादा तेज धड़क रहा है? तो यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि इस बात जो तकलीफ की शुरुआत हुई तो क्या किसी मानसिक रूप से परेशान थे तब तकलीफ शुरू हुई है, या हार्ट में धड़कनें तेज हो गई, आपको कुछ परेशानी होने लग गई, और उसके बाद आप गए चेक कराने के लिए तो पता चला कि आपके हार्ट की बीट तेज है या हार्ट इरेगुलर है। तो तकलीफ की शुरुआत मानसिक कारणों से हुई कि फिजिकल कारणों से हुई, वो हम देख सकते हैं, और उसके अनुसार फिर हमारा ट्रीटमेंट अप्रोच मैटर करेगा। अगर मानसिक कारण है तो फिर रिलैक्सेशन का रोल ज़्यादा है। वैसे फिजिकल डिजीज में भी अगर हमें हार्ट के लेवल पे प्रॉब्लम फील हुई, हार्ट रेट ज़्यादा है टैकीकार्डिया, हार्ट रेट इरेगुलर है अरिदमिया, हार्ट बीट एस्केप हो रहा है हार्ट ब्लॉक, तो फिजिकल सिम्टम में भी तो हम मानसिक रूप से साइकोसोमेटिसिटी से अप्रोच ले सकते हैं। लेकिन जहाँ पे मानसिक कनेक्शन है वहाँ पे तो मानसिक मन के कारणों का तो अधिक महत्व है, तो मन पर ही अप्रोच करना अधिक चाहिए। लेकिन ये मेडिकल सिस्टम हमारा बड़ा सरप्राइजिंग है कि जहाँ पे मानसिक कारण होता है, जैसे यहाँ तक कि साइकेट्रिक डिजीज में, जब मनोरोग में
वहाँ भी फिजिकल मेडिसिन देकर ही ट्रीटमेंट करने की अप्रोच ज़्यादा होती है, और इस कारण से ही हम बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं पाते हैं। अगर हमें इलाज जिंदगी भर लेना पड़ता है तो वो तो सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट की तरह ही ज़्यादा होता है। परमानेंट क्योर हो, मेडिसिन बंद हो जाए तो फिर हम उसको अच्छा इलाज समझना चाहिए। तो चाहे मानसिक कारणों से फिजिकल सिम्टम आ रहे हो या फिजिकल सिम्टम की वजह से हमें परेशानी हो रही है, दोनों में ही हमें तो मन पे ही अप्रोच लेना, पहले मन पे काम करना चाहिए। सर, मन पर कैसे काम करें कि दिल की जो धड़कनें हैं, टैकीकार्डिया जैसी समस्या सामने आ रही है, इसको क्योर किया जा सके? देखिए, अगर मानसिक कारणों से तकलीफ की शुरुआत हुई है, एंजाइटी था, उसके बाद आपने महसूस किया कि अब आपको अपने हृदय की धड़कन भी महसूस हो रही है। जब हमारे हृदय की धड़कन हमें खुद महसूस होती है तो उसके लिए टर्म है पाल्पिटेशन। हमें अपना धड़कन पता चल रहा है। नॉर्मल कंडीशन में हमारा हार्ट बीट करता रहता है, हमें पता नहीं चलता है। हम हाथ रखें या हम दूसरे के हार्ट बीट को सुने तो हमें पता चलता है कि हाँ, हार्ट बीट हो रही है। तो हार्ट आराम आराम से अपना काम करती रहती है, लेकिन उसकी धड़कन तेज हो गई है, पता चल रहा है। टैकीकार्डिया में पता नहीं भी चलता है, लेकिन हार्ट रेट 70 to 80 नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। मेडिकल में तो टर्म 100 से ज़्यादा होने पर डिफाइन करते हैं, लेकिन अगर 90 भी है, 95 भी है तो काम करने की ज़रूरत है। तो मन पर काम कैसे करना है? तो पाया गया है कि ये तो तनाव से, स्ट्रेस से होता है। हाँ, एंजाइटी का हमारी पर्सनालिटी भी ऐसी हो सकती है कि हम छोटी छोटी बातों से परेशान हो। तो हार्ट डिजीज बहुत बार किसी साइकेट्रिक कंडीशन से भी एसोसिएटेड हो सकती है, मनोरोग से। डायग्नोस नहीं हो पाता है तो फिजिकल सिम्टम के रूप में देख रहे हैं, फिजिकल कंडीशन के रूप में देख रहे हैं, तो सिर्फ हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाकर इलाज कराने की सोच रहे हैं। प्रॉपर बातचीत करते हुए तकलीफ की शुरुआत कहाँ से हुई, अगर किसी मानसिक परिस्थिति से हुई, कोई लाइफ में कोई सिचुएशन चेंज हुआ, उसकी वजह से अगर तकलीफ हुई है, एग्जाम का फियर होगा, कंपटीशन का फियर होगा, परिवार में कोई क्लोज्ड वन बीमार हो जाए या खो जाए डेथ के बाद, तो अगर कोई भी लाइफ की सिचुएशन की वजह से अगर फिजिकल सिम्टम्स आ रही हैं, टैकीकार्डिया हो रहा है या अरिथमिया हो रहा है, तो हमें मानसिक कारणों पे पहले काम करना चाहिए। काउंसलिंग की जरूरत पड़ सकती है, रिलैक्सेशन, क्योंकि अगर हम किसी बातों से परेशान हैं तो उसको वहां से डिस्कनेक्ट होकर, पास्ट से हम कैसे डिस्कनेक्ट होकर नाव में आ सके, जिसके लिए हम माइंडफुलनेस की बात करते हैं। मेडिटेशन का एक मेजर कंपोनेंट है माइंडफुलनेस, लिविंग इन नाउ। अब वर्तमान में हम जिए। पास्ट में चाहे जो भी घटना घटी हो और यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है तो निगेटिव घटना ही घटी है, या कोई घटना घटी है उसको हम निगेटिव के रूप में देख रहे हैं। क्या होता है कि कितनी बार किसी सिचुएशन को हम हमारा परसेप्शन जो होता है उसको हम वैसा देखते हैं। जैसे मुझे यहाँ पर एक वृतांत याद आ रहा है कि किसी पार्टी में किसी बिजनेसमैन अपने बिजनेस के 25 साल होने पर पार्टी दे रहा है, तो बिजनेसमैन की जो वाइफ है वो खुश है कि हमें प्रॉफिट बहुत हुआ है, तो जश्न का दिन है। लेकिन जो मेन बिजनेसमैन है वो बोल रहा है कि पिछले साल तो प्रॉफिट हमें 50 लाख का हुआ था, इस बार प्रॉफिट सिर्फ 45 लाख का हुआ है, तो 5 लाख का तो लॉस हो गया है। तो परसेप्शन, हम किस तरह से देखते हैं एक न्यूट्रल सिचुएशन भी या कोई ऐसी सिचुएशन जो उतनी नुकसानदायक नहीं है, लेकिन हमने परसेप्शन ले लिया कि मुझे तो एग्जाम में इतने मार्क्स आने चाहिए थे, मेरे साथ तो ये होना चाहिए था। तो हमारे परसेप्शन से, हमारी पर्सनालिटी से भी कुछ चीजें हमें परेशान कर सकती हैं। तो यहाँ पर अगर परिस्थितियों की वजह से अगर तकलीफ शुरू हुआ है तो फिर हमें उन परिस्थितियों पर, हमें मन पर ही काम करना तो ज़्यादा जरूरी है। वैसे फिजिकल कंडीशन में भी हम मन पर काम करेंगे, लेकिन तब हम नाड़ियों पर, एक्यूप्रेशर पर काम करेंगे। कलर एक्यूप्रेशर है, मसाज है, मन पर काम करते हुए साथ साथ फिजिकल एक्यूप्रेशर पर काम करते हुए साथ साथ हम मन पर काम करेंगे। लेकिन अगर मन से ही तकलीफ शुरू हुई है किसी एंजाइटी से, किसी सिचुएशन से, तो मन पर काम करना ज़्यादा जरूरी है, जो एट प्रेजेंट मेडिकल प्रैक्टिसेस में, मेन स्ट्रीम मेडिकल प्रैक्टिस में नहीं हो रहा है। यह एक अगर हमारा सिस्टम
उस तरह से इवॉल्व नहीं हुआ है। तो हमें अपने व्यक्तिगत तौर पे समझना पड़ेगा कि हम अपने हेल्थ को किस प्रकार डील करें। हमारे स्वास्थ्य के लिए सिर्फ डॉक्टर जिम्मेदार नहीं होता है, हम किस तरह से उसको सोच रहे हैं। हमारी चॉइस है कि हम कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएं कि हम साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं। सर, लेकिन जैसे कि आपने बोला कि साइकोलॉजिस्ट के पास भी हम जा सकते हैं, जी। लेकिन अभी हमारे समाज में क्या भ्रांतियां फैली होती हैं कि अगर हम साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो हम दिमागी तौर से बीमार हैं, हम पागल हैं। लोगों के मन में ये भी होता है। तो इससे भी ओवरकम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जब एक इंसान वैसे ही परेशान है, वो मानसिक तौर पर उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत है। उसके बाद अगर वो साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं एंड देन समाज का उनके प्रति ऐसा रवैया होता है, तो वो और भी ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पे तो समाज को थोड़ा बदलने की ज़रूरत है कि हम किसी को लेबल ना करें कि कोई अगर इलाज कराने के लिए या काउंसलिंग के लिए जा रहा है तो वो कुछ गड़बड़ ही है। किसी भी चीज़ को तो हम ठीक कर भी कर सकते हैं। इलाज चले, काउंसलिंग हो, हम अपने मन पर काम करें, एक्सरसाइज करें, ध्यान करें, योगा करें, तो कंडीशन इंप्रूव हो जाती है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि लाइफ लॉन्ग सिचुएशन रही। लेकिन अगर हम दूसरों के भय से, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, दूसरे क्या कहेंगे, अगर यह सोचकर अगर हम नहीं लेते हैं इनिशिएटिव, नहीं जाते हैं इलाज के लिए, नहीं हम मिलते हैं किसी एक्सपर्ट से, किसी थेरेपिस्ट से, तो हम अपना नुकसान कर बैठते हैं। समाज को ही बदलने की जरूरत है, लेकिन समाज को तो हम देर से बदल सकते हैं। पहले तो हम खुद को बदलें, हम समाज की परवाह ना करें। हाँ, समाज में भी हम दूसरों को लेबल ना करें। अगर कोई साइकोलॉजिस्ट के पास या किसी भी लाइफ कोच के पास काउंसलिंग के लिए जा रहा है तो पागल एक एक्सट्रीम ऑफ है, डिल्यूजन हो, सिजोफ्रेनिया हो, सब क्लिनिकल डिप्रेशन भी तो हो सकते हैं कि थोड़ा बहुत परेशानी हो रही है लेकिन काम चल रहा है। तो आइडियली अगर हमें रियलाइज होता है कि भीतर कुछ गड़बड़ है तो हमें तो इंटरवेंशन लेना चाहिए, हमें किसी नॉलेजेबल पर्सन के पास, किसी एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए। अगर हम सही एक्सपर्ट के पास नहीं भी पहुंचे हैं, लेकिन अगर किसी एक्सपर्ट के पास पहुंचे हैं तो अगर वो प्रॉपर होगा, अच्छा होगा, एथिक्स होगा, तो वो स्वयं दूसरे के पास भेज देगा। जैसे मेरे पास सवाल आते हैं कि आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं, तो मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन नहीं करता, तो मैं वैसे पर्सन के पास रेफर कर देता हूँ। तो अब किस सिचुएशन में क्या करने की जरूरत है वो बहुत बार हम खुद नहीं समझ सकते, तो हमें किसी एक्सपर्ट के पास जाने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। लेकिन फिजिकल कंडीशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेंटल कंडीशन है और वही ज़्यादा कॉमन होता है, वही ओरिजिनेट करता है। तो जो माइंड को डील करते हैं उनके पास जाना जरूर चाहिए, उनके पास जाना पहले चाहिए। और थोड़ा सा हम समझें तो हम खुद भी अपने आप पर काम कर सकते हैं। क्या मेरे लाइफ में स्ट्रेस है, हम क्वेश्चन किया करें। अगर स्ट्रेस है तो हम उसको स्केल भी कर सकते हैं कि आउट ऑफ 10 के स्केल में मेरे लाइफ में कितना स्ट्रेस है। हमें अपने लाइफ में कभी कभी चिंतन करना चाहिए। हम चिंतन नहीं करते तो हम चिंता से परेशान होते हैं। चिंतन करेंगे, जैसे यह भी एक चिंतन है, क्या मेरे जीवन में स्ट्रेस है। अगर स्ट्रेस है तो 10 के स्केल में वो कितना है, क्या मैं उसे किसी प्रयास से कम कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। तो उसे हम कम करने के लिए कुछ करेंगे। जैसे सबसे सिंपल एक प्रैक्टिस है डीप ब्रीदिंग। आप बार बार गहरी सांसें लेते रहें तो यह भी आपके बहुत सारे इश्यूज को सॉल्व कर देगा, एंजाइटी के इशू को सॉल्व कर देगा, टैकीकार्डिया को भी कम करेगा। टैकीकार्डिया है, हार्ट पर लोड पड़ रहा है। अब ये फिजिकल लोड है, मानसिक लोड जो जुड़ा हुआ है आपस में। तो डीप ब्रीदिंग से भी हम अपने आप को हेल्प कर सकते हैं। लेकिन हम इस बात के लिए तो सजग हो कि हम मुझे अपने आप पर काम करने की जरूरत है। हम हेल्थ को थोड़ा वैल्यू देना सीखें। कभी भी कहीं भी हमें कुछ अनईजी लगता है तो हम चेक कराएं, हम देखें, दिखाएं, चिंतन करें और जानें हर चीज का समाधान है। जो मेन स्ट्रीम में पॉपुलर तरीके हैं उसके अलावा बहुत सारे मेथड हैं, जहां जैसे हम यहाँ पर एनर्जी मेडिसिन और स्पिरिचुअल मेडिसिन की बात कर रहे हैं। हम एनर्जी के तरीके से, एक्यूप्रेशर के तरीके से, माइंड के तरीके से, योग निद्रा से, मेडिटेशन से, सेल्फ हिप्नोसिस से, PLR पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी से, बहुत सारे स्पिरिचुअल मेथड हैं जिससे हम अपने आप को हेल्प कर सकते हैं। हमें हेल्थ को परेशान होकर देखने की जरूरत नहीं है कि इसका समाधान तो अब नहीं है। किसी भी रोग में डॉक्टर अगर बोलते भी हो कि यहाँ पे
तो हमारे पास एविडेंस नहीं है कि ये ठीक होता है, आपको मेडिसिन लाइफ लॉन्ग खानी पड़ेगी। लेकिन अगर हम इस पॉसिबिलिटी के लिए ओपन होते हैं कि शायद हो सकता है इसका उपचार हो, इसका उपचार एक्यूप्रेशर में हम करके देखेंगे, इसका उपचार हम EFT इमोशनल फ्रीडम टैपिंग होता है उसमें करके देखेंगे। तो अगर हम ढूंढेंगे तो हमें रास्ता जरूर मिलेगा। तो सर रास्ता दिखाइए कि हम कैसे इसको क्योर करें। जी, तो टैकीकार्डिया पहला कंडीशन हम समझ रहे हैं। मेडिकल में 100 से ज़्यादा होता है तब टैकीकार्डिया बोलते हैं, लेकिन एनर्जी मेडिसिन में एक्यूप्रेशर में 80 से ज़्यादा होता है तो भी हम उसको कम करने के लिए प्रयास शुरू कर देते हैं। अब 100 से पल्स रेट ज़्यादा है, अगर रेगुलर ज़्यादा है तो उसको साइनस टैकीकार्डिया बोलते हैं। मतलब साइनस टैकीकार्डिया रिलेटिवली कम डेंजर होता है। जो इरेगुलर हार्ट बीट बढ़ना है तो फिब्रिलेशन वो ज़्यादा हेल्थ के लिए नुकसानदायक है। लेकिन दोनों ही कंडीशन में हमें अपने आप को स्ट्रेस से बाहर ले जाना जरूरी है। अपने जीवन में चिंतन करना है, क्या मेरे जीवन में स्ट्रेस है? स्ट्रेस है तो ये स्ट्रेस जो लाइफ में कोई एग्जाम की वजह से या नौकरी को बदलने की वजह से या कभी जगह को बदलने की वजह से आया है क्या? अगर आया है तो क्या अगर आप पीछे जा सकते हैं? अगर आपने जॉब चेंज किया उसके बाद स्ट्रेस बढ़ा है तो क्या पीछे की जॉब में जा सकते हैं? अगर ऐसा कुछ पॉसिबल है तो वो कर लेना चाहिए, क्योंकि फिर वो ज़्यादा आसानी से जो हर एक पर्सन के लिए जो सूट करता है, आपके लिए जो सूट करता है, आपको वो करना चाहिए। अगर हम अपने सुटेबल जगहों पर, सुटेबल जॉब में, सुटेबल सिचुएशन में होते हैं तो हेल्दी रहना, हेल्दी जीना ज़्यादा आसान है। अपने तनाव के कारण को ढूंढना चाहिए। अगर परिस्थितियों को बदल सकते हैं तो परिस्थितियों को बदलें, अगर परिस्थितियों को नहीं बदल सकते हैं तो हम अपनी अडेप्टेबिलिटी को बढ़ाएं। हमारी भीतर परिवर्तन करने की क्षमता, हर एक व्यक्ति में परिवर्तन करने की क्षमता होती है, और ये अडेप्टेबिलिटी जितने हम लाइफ में मैच्योर बनते हैं इमोशनली, इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली, उतने ये अडेप्टेबिलिटी बढ़ती है। और एक फ्लेक्सिबल अडेप्टेबल तो हमें लाइफ में होना भी चाहिए, है ना। तो अपने आप को फ्लेक्सिबल और अडेप्टेबल बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम प्रकृति को देख सकते हैं। देखिए, प्रकृति में मौसम आते हैं, एक मौसम से दूसरा मौसम होता है, मौसम बदलता है, पेड़ अपने पत्तों को गिर जाने देता है, बारिश आती है, पत्ते फिर जंगल हरा भरा हो जाता है, तो परिवर्तन होता है। तो हम परिवर्तन को जब हम स्वीकार करते हैं तो हम अडेप्टेबल होते हैं। तो अगर स्ट्रेस आपके जीवन में हावी हो रहा है तो परिवर्तनशील व्यक्तियों और परिस्थितियों को ऑब्जर्व करें, और यहाँ पर नेचर को ऑब्जर्व करना बहुत अच्छा है। जब हम पेड़ पौधों को, बारिश को, बादल को, मौसम को ऑब्जर्व करते हैं, हम ना मौसम को, प्रकृति के साथ हमें टाइम स्पेंड करना चाहिए। प्रकृति के साथ टाइम स्पेंड करेंगे ना तो प्रकृति के गुणों को हम अपने भीतर आत्मसात कर सकते हैं, हम सीख सकते हैं। प्रकृति से भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है, फ्लेक्सिबिलिटी सीखा जा सकता है कि मौसम के अनुसार बदल जाना चाहिए। जीवन में अड़ियलपन बहुत नुकसानदायक होता है, फ्लेक्सिबिलिटी से हम अपने आप को जल्दी ठीक कर सकते हैं। और यहाँ पर योग निद्रा का अभ्यास बहुत फायदेमंद है, खासकर टैकीकार्डिया में और पाल्पिटेशन में। एरिथमिया में भी हेल्पफुल हो सकता है, लेकिन एरिथमिया में एक्यूप्रेशर पे ज़्यादा हम काम करें। टैकीकार्डिया में, पाल्पिटेशन में हमें अपने हार्ट की बीट फील हो रही है। योग निद्रा करने से क्या होगा कि हमारा मन शांत होने लगता है। जो माइंड का जो स्ट्रेस है वो हमारी बॉडी के लेवल पे स्ट्रेस में जाता है, तो आपके हार्ट पे स्ट्रेस पड़ रहा है तो उसकी धड़कन जो है तेज हो गई है। तो जब अगर हम मन को शांत बनाएंगे, योग निद्रा बहुत आसान प्रोसेस है। लेटकर शवासन में शरीर के एक एक अंगों को महसूस किया जाता है, ये बेसिक वर्जन है। इसके जो इमीडिएट और हायर वर्जन है उसमें कुछ कुछ प्रकृति के सुंदर दृश्य को विजुलाइज किया जाता है, कल्पना की जाती है। कल्पना शक्ति का प्रयोग करने से हमारे सबकॉन्शियस माइंड का यूज करना हम सीखते हैं। हमारे पास कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड दो फैकल्टीज हैं। हम जो भी प्लानिंग करते हैं उसमें हम कॉन्शियस माइंड का यूज करते हैं। सबकॉन्शियस माइंड का यूज करना अगर हम सीख लेते हैं, जो कि योग निद्रा के इंटरमीडिएट और एडवांस वर्जन में होता है, तो भी हम अपने आप को हील कर सकते हैं। कल्पना विजुलाइजेशन वाले भी बहुत सारे हीलिंग मेथड आए हुए हैं। हम अपने माइंड से अपने आप को कैसे हील करें।
माइंड बॉडी मेडिसिन में विजुअलाइजेशन मेथड भी एक रिलैक्सेशन के लिए बहुत अच्छा मेथड है। तो योग निद्रा का हम उपयोग कर सकते हैं। टैकीकार्डिया को एनर्जी मेडिसिन में एक्सेस ऑफ यांग के रूप में जाना जाता है। सूर्य ऊर्जा ज़्यादा हो गया है हार्ट ऑर्गन या उसकी नाड़ी में, तो यांग को बैलेंस करने के लिए इन एनर्जी चाहिए। इन एनर्जी पृथ्वी से आती है, यानी कि पृथ्वी पर लेटने से, जमीन पर लेटने से, चाहे हम मिट्टी घास पर डायरेक्ट बैठे लेटे या अपने घर में कोई सिंपल सा बेड रख के दरी बिछा के चटाई बिछा कर लेटे, किस तरह से लेटते हैं वो सेकेंडरी बात है। जमीन पर लेट रहे हैं बस, और लेटते हुए थोड़ा हम अपने आप को रिलैक्स करते हुए पृथ्वी की ऊर्जा से हम जुड़े। पृथ्वी तो हाँ देखिए हमें सस्टेन करती है ना, पृथ्वी की ऊर्जा से हमारा जीवन चल रहा है। जो भी हम भोजन करते हैं उसमें आधी ऊर्जा तो पृथ्वी की होती है, आधी ऊर्जा सूर्य की है। तो पृथ्वी से कनेक्टिविटी को अगर हम बढ़ाते हैं तो रिलैक्सेशन बढ़ता है, और रिलैक्सेशन बढ़ने से टैकीकार्डिया और पाल्पिटेशन दोनों में हमें राहत मिलती है। एक्यूप्रेशर पॉइंट में मैं प्रॉपर जाऊं तो फिर टैकीकार्डिया में हम ST9 एक्यूप्रेशर पॉइंट को, जो हमारी छोटी उंगली के नाखून के बेस पे होता है, और ST8 एक्यूप्रेशर पॉइंट को, दोनों को हमें सेडेट करना है। सेडेट करने के लिए अगर हम हाथ के प्रेशर से सेडेट करना चाहें तो हम उसे कंटिन्यूस प्रेशर लगा के रखते हैं, तो उससे सेडेशन होता है। अगर हम कलर से करना चाहें तो हार्ट मेरिडियन पे ब्लैक कलर आने से वहां पर सेडेशन होगा और हार्ट रेट कम होना शुरू हो जाएगा। पाल्पिटेशन में, जिसमें हमें अपनी धड़कन खुद महसूस हो रही है, पाल्पिटेशन ज्यादा परेशान करने वाला होता है। साइनस टैकीकार्डिया, जिसमें रेगुलर रूप से हार्ट बीट बढ़ रही है या इरेगुलर रूप से बढ़ रही है, फिब्रिलेशन, एट्रियल फिब्रिलेशन, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, इनमें हमें ST9 और ST8 को सेडेट करने से, वहां पर काला रंग लगाने से उसमें हमें कमी आएगी, और साथ में हमें प्रकृति से जुड़ना है, रिलैक्स होना सीखना है। तो सर ये तो बात रही टैकीकार्डिया के बारे में। तो एक बार मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगी कि यदि आपको टैकीकार्डिया की प्रॉब्लम होती है तो इसमें क्या होता है कि आपको अपनी दिल की धड़कनें बढ़ी हुई नज़र आएंगी। तो आपको इस पर काम करना है, उसके लिए आपको अपने मन पर काम करना है। मन पर काम करेंगे और इसके साथ ही आपको पृथ्वी से जुड़ना है। तो जब पृथ्वी ऊर्जा से आप जुड़ने लगेंगे तो ये समस्या आपकी ऑटोमेटिकली कम होने लगेंगी। और इसके साथ ही सर ने जो एक्यूप्रेशर पॉइंट बताया उस पर आप काम करेंगे तो बहुत जल्द ही आपकी हीलिंग भी शुरू हो जाएगी। और इसके साथ ही सर ने जो एक्यूप्रेशर पॉइंट बताया ST9 और ST8, इसका आप इस्तेमाल करेंगे, इन पर काम करेंगे तो आपकी जो हीलिंग होगी वो और भी ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। इसी के साथ सर बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। इसी से मिलता जुलता एक और समस्या लोगों के सामने आती है, पाल्पिटेशन। इसमें क्या होता है कि लोगों को अपने दिल की धड़कनें महसूस होने लगती है, जो कि आमतौर पर हम लोगों को नहीं होती हैं। तो आपसे इसके बारे में मैं समझना चाहूंगी कि क्या ये कितना घातक हो सकता है, या पहले ये होता क्या है? पाल्पिटेशन जब अपने हृदय की धड़कन महसूस हो रही है तो एक्चुअल प्रॉब्लम, उसका इफेक्ट हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म पे क्या पड़े उससे पहले हमें खुद इजी नहीं लगता, क्योंकि हमारे भीतर अगर कुछ चीज़ लगातार चल रही है तो हम अपने काम पर फोकस नहीं कर पाएंगे ना, वो परेशान करते रहेगा, भीतर एक परेशान उलझन बनी रहेगी। पाल्पिटेशन में जब हमें अपने भीतर लगातार हृदय की धड़कन महसूस होती रहती है तो हम अपने काम पर फोकस नहीं कर सकते हैं, हमें भीतर से अनइजीनेस लगता है, कितनी बार डिजीनेस होता है। तो पाल्पिटेशन में भी हमें यांग ची को कम करना है। ST8 को, यहाँ पर पाल्पिटेशन में ST8 ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, इसे हमें सेडेट करना है। ST8 को हम कंटिन्यूस प्रेशर लगा कर सेडेट कर सकते हैं, और यहाँ पर हम ब्लैक कलर लगा कर सेडेट कर सकते हैं। ST8 को एनर्जी देता है हमारे पैर में एक्यूप्रेशर पॉइंट LV2, लीवर 2, पैर के अंगूठे के बेस पर। तो LV2 पर भी हम काला रंग लगाएंगे, ब्लैक कलर, तो पाल्पिटेशन को कम करने में हेल्प होगी। और साथ में योग निद्रा का अभ्यास, डीप ब्रीदिंग का अभ्यास, और प्रकृति में जाना, खुली हवाओं में चंद्रमा को देखते हुए, उगते सूरज को देखते हुए हमें प्रकृति में समय बिताना चाहिए। प्रकृति में हम समय बिताएंगे तो हमारे भीतर इंची पृथ्वी प्राण बढ़ेगा और पाल्पिटेशन ठीक होने लगेगा।
सर देखा जा रहा है, जो भी आपने बताया कि जितनी भी समस्याएं होती हैं, कहीं ना कहीं हम प्रकृति से दूर होते जाते हैं, प्रकृति में नहीं जाते हैं। यस, उसकी कमी की वजह से हमारे शरीर में और भी ज्यादा समस्याएं बनने लगती हैं। बिल्कुल सही तो बात। हर समस्या में, जो भी बीमारी है, नो मैटर कुछ भी हो वो, सो हमें सब में प्रकृति से जुड़ना है। यस, हमें अपनी पृथ्वी माँ, अर्थ जिन्हें कहते हैं, हमें उनसे जुड़ना है, तो काफी समस्याएं कम होती जाती हैं। बिल्कुल। सर इसी के साथ आपसे समझना चाहूंगी कि पाल्पिटेशन में अपने माइंडसेट पर कैसे काम करें, मानसिक तौर से हमें कैसे अपने आप को ट्रेन करना चाहिए कि हमें पाल्पिटेशन या फिर टैकीकार्डिया ये सब ना हो। देखिए, पाल्पिटेशन में क्या हो रहा है कि हार्ट रेट अधिक है। तो हार्ट रेट अधिक है, हार्ट का काम अपने अपनी जिम्मेदारी को वो पूरा कर रहा है। जब हमारे जीवन में ऐसा कुछ लगने लगे कि मेरी लाइफ में काम, मेरे ऊपर जिम्मेदारी ज़्यादा है, किसी भी व्यक्ति पर जिम्मेदारी कभी ज़्यादा होती नहीं है। जितनी आपकी कैपेसिटी है, जितनी आपकी कैपेबिलिटी है, आप जैसे रोल में हैं, आपके जीवन में ऐसा काम होता है। लेकिन अगर ये भाव हो कि मेरे पास तो काम ज़्यादा है, मेरे ऊपर तो जिम्मेदारियाँ अधिक हैं, तो यह एक आपके लिए परेशानी, उलझन बन सकता है, जो पाल्पिटेशन के रूप में प्रकट हो सकता है। यहाँ पर हम अफर्मेशन यह कर सकते हैं कि जो मैं कर सकता हूँ, भगवान मुझे वही दे रहा है। जो काम मेरे सामने आ रहा है, वो काम मैं कर सकता हूँ। मेरी संभावनाएं, मेरी क्षमताएं अनंत हैं। जो मूल रूप से हम चेतना है, आत्मा है, और आत्मा की तो क्षमता अनंत होती है। तो कभी भी हम अपने आप को किसी भी मामले में कमजोर कभी ना समझें। अगर कोई चीज़ करनी नहीं आती है, हम उस फील्ड का नॉलेज बढ़ाएंगे, स्किल लेंगे, सीखेंगे तो करने लग जाएंगे। अपने आप को असमर्थ नहीं समझना चाहिए, अपने आप को वीक नहीं समझना चाहिए। यहाँ पर मानसिक कारण अपने आप को कमजोर समझना, छोटा समझना है। सर इसी से मिलता जुलता एक और टॉपिक है अरिदमिया, जिसमें भी जो हार्ट की धड़कनें होती हैं कम या ज्यादा होने लगती हैं, तो इस पर आपसे जानना चाहेंगे। जी, तो अरिदमिया, हम जीवन में कुछ भी काम कर रहे हो तो हमारी एक गति होती है, जैसे हमारी चलने की गति होती है। अब आप चाल में कभी आप तेज चलें, कभी आप धीमे चलें। तो अगर आप ड्राइव कर रहे हैं, अब आपका ड्राइवर कभी तेज चलाए और कभी धीरे चलाए, तो क्या होगा? ट्रैफिक तो दिक्कत में आ जाएगी, पीछे वाली गाड़ी को दिक्कत हो जाएगी ना। एक लाइफ का एक रिदम होता है, एक हार्मनी होती है। हमारे हार्ट का भी एक रिदम है, 70 to 80 नॉर्मल है, तो उसको उतना भी रहना चाहिए। कभी अरिदमिया में धड़कनें तेज होती हैं और स्लो होती है। तो यहाँ पर ना हमें हार्ट मेरिडियन में अपने ह्यूमिडिटी पॉइंट, सोर्स पॉइंट को टोन करना होता है। HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारी कलाई पर है, छोटी उंगली के लाइन में। ये हार्ट मेरिडियन के ही अलग अलग पॉइंट आ रहे हैं। HT9 टैकीकार्डिया हमने देखा था, HT8 पाल्पिटेशन में था, HT7 अरिदमिया में। दो तरफ के HT7 को हमें टोन करना है, यहाँ पर टोन करना है, क्योंकि जो स्टेबिलिटी, जो ऊर्जा स्टेबिलिटी देती है, वो स्टेबिलिटी वाली ऊर्जा की कमी है, इसलिए रेट फ्लक्चुएट कर रहा है। फ्लक्चुएशन इज नॉट गुड। एक रेगुलर रिदम, नॉर्मल रिदम होना चाहिए। तो HT7 को हम यहाँ टोन करेंगे। दोनों हाथों में बारी बारी से, हाथ हमारा बाएं तरफ होता है, इसलिए बाएं हाथ का एक्यूप्रेशर पॉइंट अधिक महत्वपूर्ण है। HT7 एक्यूप्रेशर को मसाज करते हुए, टोन करते हुए धीरे धीरे दबाएंगे, धीरे धीरे छोड़ेंगे। टोन करते हुए हम यहाँ पे अफर्मेशन बोल रहे हैं, बोल सकते हैं कि मेरा लाइफ बैलेंस में है, मेरा जीवन संतुलन में है। संतुलन की यहाँ पे जरूरत है। अगर हमारे जीवन में बैलेंस नहीं हो तो फिर रिदम हमारा डिस्टर्ब होगा। तो मेरा जीवन संतुलन में है, मेरा लाइफ बैलेंस में है, एवरीथिंग इज परफेक्ट, एवरीथिंग इज इन डिवाइन कंट्रोल, ऑल इज वेल। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है। दोनों हाथों में हम ऐसा करेंगे। और HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट से जुड़ा हुआ है हमारे पैर में LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट, लीवर की नाड़ी का तीसरा पॉइंट, पैर के अंगूठे से थोड़ा सा नीचे। इस LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट को भी हम साथ में मसाज करेंगे। HT7 और LV3 दोनों को मसाज करेंगे तो फिर हमारा जो अरिदमिया है वो नॉर्मल रिदम में आने लग जाएगा। मेडिकल में अरिदमिया का कंट्रोल, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है जिसको हम ठीक कर सकें, लेकिन एनर्जी मेडिसिन में और माइंड बॉडी मेडिसिन में हम काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स पा सकते हैं और बहुत बार ये पूरी तरह ठीक हो जाता है।
सर, इसके साथ ही बहुत जो आपने जानकारी दी और जो नॉलेज आपने शेयर की, उसके साथ ही मुझे लगता है कि हम सब के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल साबित होगा। इसके साथ ही बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला जो टॉपिक है वो है हार्ट होल, या फिर कहें कि दिल में छेद की समस्या, जो काफ़ी लोगों को सुनने में आती है, लेकिन ये जो समस्या देखने को मिलती है, वो नवजात शिशुओं के अंदर देखने को मिलती है। तो इसके बारे में आपसे समझना चाहूँगी कि ये क्या होता है? देखिए, हार्ट होल क्या है? हमारे हार्ट का जो चैम्बर होता है, उसमें 4 चैम्बर होते हैं, एट्रियम और वेंट्रिकल। एट्रियम में ब्लड आता है और वेंट्रिकल से ब्लड भेजा जाता है। तो जो दोनों एट्रियम है, उसका जो सेप्टम है, उसके बीच का जो दरवाजा है, जो वॉल है, उस वॉल में डिफेक्ट हो सकता है, तो एएसडी, एट्रियल सेप्टम डिफेक्ट कहते हैं। और वेंट्रिकल, दो वेंट्रिकल के बीच में अगर जो वॉल है, उसके बीच में अगर छेद हो, होल हो, तो उसको वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट वीएसडी कहते हैं। तो एएसडी और वीएसडी में वीएसडी ज़्यादा कॉमन है और वो ज़्यादा नुकसानदायक भी है। तो वीएसडी डिफेक्ट जनरली छोटे बच्चों को पता चल जाते हैं। एएसडी होता भी है लेकिन सिम्टम उसके उतने ज़्यादा नहीं होते, तो कितनी बार एडल्ट में जाकर एएसडी का पता चलता है। तो एएसडी और वीएसडी एक कंजेनिटल डिफेक्ट है, यानी कि बचपन से, जन्म से होता है। बड़ी उम्र में, एडल्ट एज में एएसडी का पता चल रहा है, लेकिन है तो वो भी बचपन से ही, बस वो कभी कभी जांची नहीं हुई, कभी कोई सिम्टम नहीं आया, तो वो अनडिटेक्टेड रह गया। बहुत बार प्रेगनेंसी के दौरान जब एक गर्भवती महिला का चेक हो रहा है, तो पता चला कि इसको तो ये डिफेक्ट भी है। किसी दूसरे इलाज कोई हो रहा था, उसमें हार्ट का चेकअप हुआ, तो पता चला कि हार्ट में ईएसडी होल बना हुआ है। तो अब माइनर डिफेक्ट है, कम प्रॉब्लम है, तो जिंदगी में देर पता चला। जब समस्या ज्यादा है वीएसडी में, तो बचपन में पहले पता चल जाता है। अब एएसडी या वीएसडी, सेप्टल डिफेक्ट, जो हार्ट का चैम्बर है उसमें वॉल में बीच में होल है, तो ये तो सर्जिकल डिजीज है। मेडिकल में इसमें सर्जरी करने के लिए कहा जाता है। सर्जरी कराने के लिए इकोनॉमिक फैक्टर भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है। बहुत सारे लोग अगर देखते हैं कि अगर इसके बिना लाइफ नहीं चल सकती, तब तो मजबूरी है कराना। नहीं तो देखते हैं अगर लाइफ खींच सकती है तो खींचते भी हैं, टालते भी हैं। यहाँ पर एक मेरे जीवन में एक बहुत इंटरेस्टिंग एक घटना हुई। कुछ साल पुरानी बात है। मैं बिहार का पटना का हूँ। पटना में मैं गया था और मेरी मौसी जहाँ रहती है, मैं मिलने के लिए गया था। वहाँ पर एक बच्चे का, 6 साल की उम्र के बच्चे के पेरेंट्स ने अप्रोच किया कि हार्ट होल है, और तो उसके सभी रिपोर्ट्स पढ़ने के बाद वो वीएसडी, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट था। उसके सिम्टम को सुनते हुए, अब सिम्टम डिफेक्ट को अगर स्ट्रक्चर का डिफेक्ट है तो मैंने उसे इन ची की डिफिशियंसी समझा। पृथ्वी प्राण की कमी है, तो पृथ्वी प्राण को बढ़ाने के लिए कौन सा एक्यूप्रेशर पॉइंट होगा। HD4 से 7 इसका मसाज करने के लिए मैंने वहां पर बताया। और साथ में कलर थेरेपी बच्चों में बहुत इफेक्टिव होती है, वैसे बड़ों में भी इफेक्टिव होगी अगर करेंगे तो। बच्चे आराम से करवा लेते हैं, बच्चों को कलर पसंद होता है। तो बच्चों में कलर थेरेपी ज़्यादा यूज मैं करता हूँ, लेकिन सभी कलर थेरेपी का उपयोग कर सकते हैं। तो HD4 से 7 यहाँ पर लाल रंग लगाने के लिए, क्योंकि हार्ट मेरिडियन लाल रंग से बैलेंस होता है, वो करने को बता दिया गया। साथ में रेन 17 पॉइंट जो चेस्ट पे दोनों निपल के बीच में होता है, उसका मसाज। और चमत्कारिक ढंग से जो डिफेक्ट बचपन में जन्म के ही दूसरे दिन पता चल गया था, और 6 साल तक वो हील नहीं हुआ। जनरली जो हार्ट होल होते हैं, खासकर वीएसडी हार्ट होल, वो 4 साल की उम्र तक 50% हार्ट होल अपने आप भर जाते हैं, बंद हो जाते हैं। लेकिन बहुत सारे हार्ट होल नहीं भरते हैं। तो 4 साल तक अगर हार्ट होल बड़ा नहीं है, अगर कोई मेजर सिम्टम्स, बच्चों में इन्फेक्शंस, चेस्ट इन्फेक्शंस ज़्यादा होते हैं इस हार्ट होल की वजह से, निमोनिया वगैरह हो जाता है। अगर कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है तो 4 साल तक का वेट किया जाता है। जो बच्चों के पेरेंट ने मुझे अप्रोच किया, उनकी उम्र 6 साल थी, हार्ट होल अभी तक नहीं भरा था। ऑपरेशन करने के लिए वो लोग मेंटली प्रिपेयर हो रहे थे, लेकिन ये जो एक्यूप्रेशर पॉइंट बताया गया, वो करने से उनका हार्ट होल 3 महीने में भर गया। अब
यह मेरे लिए भी सरप्राइजिंग बात थी, क्योंकि थ्योरी को इस केस से पहले मैंने तो कोई हार्ट होल का पेशेंट नहीं इलाज किया था, और इनफैक्ट ये चूंकि हार्ट होल बहुत कॉमन डिजीज भी नहीं है, तो एक्यूप्रेशर के अंदर भी बहुत ज़्यादा बात इसकी नहीं होती है। लेकिन जो इसके थ्योरी को, इसके साइंस को, स्ट्रक्चर को समझा गया कि हाँ ये इन और ची और यांग ची में किसका ये डिफेक्ट है, उसको कैसे बैलेंस किया जाए, उस पर काम करने से ये हीलिंग हो गई 3 महीने में। उनकी बच्चे के पेरेंट्स के लिए तो कितनी खुशी की बात थी। ना सिर्फ खर्च बचा, बल्कि एक छोटे बच्चे को एक ऑपरेशन के से भी नहीं गुजरना पड़ा। ऑपरेशन से गुजरना भी एक बहुत प्लेजेंट एक्सपीरियंस तो नहीं होता। और कितनी बार ऐसा भी होता है कि हार्ट होल का ऑपरेशन कराने के बाद भी वो रिपेयर ठीक से नहीं होता और दोबारा उनको प्रोसीजर कराना पड़ता है। हार्ट होल का ऑपरेशन हर एक 100% टाइम्स सक्सेसफुल भी नहीं होता है। तो VSD में तो मुझे एक बार रिजल्ट मिले हैं। अब यहाँ पर बच्चे के पेरेंट्स की सिंसियरिटी को भी समझा जा सकता है कि उन्होंने पूरा प्रॉपर इसको किया। कॉम्प्लीमेंट्री और अल्टरनेटिव मेडिसिन में, एनर्जी मेडिसिन में जब इसकी अवेयरनेस अभी बढ़ रही है, हम बढ़ाने के प्रयास कर रहे हैं, तो बहुत बार में से बहुत पेरेंट्स टकराते हैं, वो सीखते हैं, लेकिन उसको 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, एक बच्चे का शरीर बनने में 9 महीने लगते हैं। तो हमारे शरीर के भीतर जब स्ट्रक्चरल चेंजेस करने हैं, तब तो हमें 9 महीने का धैर्य रखना चाहिए, 6 महीने से 1 साल का धैर्य रखना चाहिए। और जब मेरे पास ऐसे डिफिकल्ट केसेस, ऐसे रेयर केसेस जब आते हैं, तो इलाज बताते हुए, समझाते हुए उनको मैं यही बोलता हूँ, 1 साल का अगर आप धैर्य रख सकते हैं तो ही आप ट्रीटमेंट प्रॉपर करें, शुरुआत करें। नहीं तो अगर आपका उत्साह कुछ दिनों का रहता है और फिर आपको लगता है कि इसमें कुछ लक्षण में तो सुधार हो नहीं रहा, और फिर हम इलाज बंद कर देते हैं, तो फिर बात रह जाती है। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट ज़्यादा कॉमन है। ASD और VSD, इसमें ना लक्षण के अनुसार उपचार की जरूरत है। VSD में तो हम हार्ट होल को भरने के लिए एक्यूप्रेशर पॉइंट करेंगे, तो यहाँ पे हमें इन ची को बढ़ाना है, HT7 को टोन करना है, और HT7 से पहले HT4, 5, 6 हमें उसको भी टोन करना है। बहुत बार VSD में पुअर वेट गेन होता है, बच्चे के वजन जितना होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, उतना नहीं बढ़ता है। तब फ्रंट सू पॉइंट ऑफ हार्ट REN 17 पर भी काम करने की, वैसे REN 14 होता है हार्ट के लिए, पेरिकार्डियम के लिए REN 17 है। इंट्यूशन का भी यहाँ पर रोल आ जाता है कि हमें किससे कोरिलेशन लगता है। अलग अलग पेशेंट्स को जब मैं बताता हूं पर्सन की नीड क्या है, तो इंट्यूशन के अनुसार भी रोल एक्यूप्रेशर पॉइंट बहुत बार बताए जाते हैं। तो REN 17 और REN 14 को टोन करने से, वहां पर लाल रंग लगाने से, अब चेस्ट पे पॉइंट है तो इस समर के सीजन में ही किया जा सकता है कि एक्सपोज रहे उसका पार्ट, जितना देर धूप में रहे या घर पे बिना कपड़ों का रहे। अगर विंटर का टाइम है फिर तो कलर थेरेपी हम वहां पे नहीं कर सकते, फिर हम जेंटल मसाज कर सकते हैं। तो मसाज करने से ऊर्जा बढ़ती है। ASD हो या VSD हो, हमें इन ची को बढ़ाना है। रेड कलर थेरेपी हम दोनों तरफ 4, 5, 6, 7 पर कर सकते हैं। वैसे अच्छा होगा कि आप किसी अच्छे एक्सपर्ट के साथ मिलें, क्योंकि कई सिचुएशन में जहां सर्जिकल डिजीज की बात है, वहां पर एक्सपर्ट का ओपिनियन भी काफी मैटर करता है। थोड़ी थोड़ी सी चीजों से चीजें बदल जाती है। लेकिन हाँ, 4, 5, 6, 7 दोनों हाथ में इसको टोन करना, यहाँ पर रेड कलर लगाना हेल्पफुल हो सकता है। अगर वजन भी कम हो तो REN 17, REN 14 चेस्ट के पॉइंट पर काम करना चाहिए। बच्चा ज़्यादातर मामलों में एक्टिव रहता है। अगर बच्चा स्लो हो तो लीवर के पॉइंट पर भी हमें काम करना चाहिए, खासकर LV3 पर। हार्ट मेरिडियन, लीवर मेरिडियन और फ्रंट, हमारे चेस्ट के फ्रंट में जो REN मेरिडियन होता है, REN मेरिडियन पे हम काम करेंगे तो सर्जिकल डिजीज हार्ट होल में भी हम रिजल्ट पा सकते हैं।
सर इसके साथ ही हार्ट डिसीज में एक और टर्म सुनने को मिलता है, रूमेटिक हार्ट डिसीज। तो उसके बारे में आपसे समझना चाहूंगी कि ये क्या होता है। ये बहुत बार बच्चे को रूमेटिक हार्ट डिजीज बच्चों में ज़्यादा कॉमन है कि बच्चों को इन्फेक्शन हुआ, रूमेटिक फीवर बोलते हैं उसे। अब वहाँ पर जो फीवर, जो इन्फेक्शन है, स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया का ज़्यादा इन्फेक्शन होता है। अब इस इन्फेक्शन का इफेक्ट हार्ट पर और खासकर हार्ट के वॉल्व पर भी पहुँच जाता है। तो इन्फेक्शन के बाद, फीवर के बाद हार्ट भी प्रभावित हो जाए तो रूमेटिक फीवर के बाद रूमेटिक हार्ट डिजीज, और मेडिकल साइंस में इसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर मतलब हमारी अपनी इम्यून सेल्स, हमारे रोग प्रतिरोधक बीमारियों को रोकने वाले सेल्स हमारे अपने ही बॉडी के टिश्यूज पर एक्ट करने लग जाए, उनको नुकसान पहुंचाने लग जाए। बाहर से बैक्टीरिया आया, बाहर से कोई बीमारी प्रोड्यूस करने वाला कोई पैथोजन, एंटीजन आया, तो हमारी एंटीबॉडी उनसे लड़े, तो वो नॉर्मल इम्यूनिटी फंक्शन है। लेकिन जब हमारे अपने इम्यून सेल्स हमारे अपने ही बॉडी पर अटैक करने लग जाए तो उसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं। रूमेटिक हार्ट डिजीज जो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में भी मेडिकल साइंस बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं ला पाता। ऐसा कहा जाता है कि सारे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जो हैं वो एक इनक्यूरेबल डिजीज है, उनका इलाज नहीं हो सकता। हम उनका सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट कर सकते हैं, हम उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ बस मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ पर एनर्जी मेडिसिन और नेचुरोपैथी एक अलग व्यू पॉइंट रखता है। हमारी बॉडी में टॉक्सिन की वजह से ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होते हैं, नेचुरोपैथी का ये कहना है। अगर हम बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हैं तो हम हर तरह के ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को, रूमेटिक हार्ट डिजीज को हील कर सकते हैं। सर जैसा कि आपने जिक्र किया अभी कि टॉक्सिन्स की वजह से ये ऑटो इम्यून डिसीज हमारे शरीर में होने लगते हैं, तो टॉक्सिन किस तरह के टॉक्सिन, जो हम बाहर का जंक खाते हैं उनसे जो टॉक्सिन्स आ रहे हैं, ये कैसे समझें हम इसको? हाँ, 3 तरह के टॉक्सिन हैं, फिजिकल, केमिकल और मेंटल। जो हम खा रहे हैं वो मेनली हो गया, फिर हम जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं उसका भी हमारी बॉडी पर इफेक्ट होता है। हम जो भी हम कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूज करते हैं उसकी हम क्वालिटी को देख के, क्या हमारे हेल्थ को कोई नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ तो इसमें नहीं है, हमें अलर्ट रहने की ज़रूरत है। फिर जिस हम इन्वायरमेंट में हम होते हैं, कुछ ऐसे प्रोफेशन हैं जैसे सीमेंट की फैक्ट्री में काम करने वाले लोग, सैंड में, बालू का काम करने वाले लोग में, इनमें एक्सपोजर ही ऐसा होता है कि उससे हमारी बॉडी में टॉक्सिन जाता है। हम वैसे प्रोफेशन में रहें जिससे हमारे को अनहेल्दी पार्टिकल्स का एक्सपोजर ना हो। फिर पॉल्यूशन का भी रोल है, हम एज फार एज पॉसिबल ग्रीन एनवायरनमेंट में रहने की कोशिश करें। फिर फूड का, हम जो फूड ले रहे हैं, हम शाकाहारी भोजन, वेगान फूड यानी कि मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट से बचकर, प्लास्टिक पैक्ड फूड और जंक फूड से बचकर सात्विक भोजन, शाकाहारी भोजन लेने की फिक्र करें। तो ये फूड से भी हमारी बॉडी में टॉक्सिन जाता है। टॉक्सिन की एंट्री हमारे शरीर में कई ढंग से हो रही है, और माता के बच्चे में भी आ सकता है। अगर माता स्वस्थ नहीं हो तो जो बच्चे होंगे उनका शरीर भी तो स्वस्थ नहीं रहेगा। तो छोटे बच्चों में अगर हो रहा है टॉक्सिन, तो जाने अनजाने कितनी बार वो अपने पेरेंट्स से कैरी कर रहे हैं। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को इनक्यूरेबल डिजीज माना जाता है, लेकिन अध्यात्म विज्ञान में हम किसी भी बीमारी को लाइलाज नहीं मानते हैं। ठीक है, हम मेडिकल साइंस की पॉसिबिलिटी को जानते हुए हम उसको अलग ढंग से हम सोचना शुरू करें कि शायद इलाज इसका भी हो। तो डिटॉक्स पर काम करना है, मेंटल डिटॉक्स पे और फिजिकल डिटॉक्स पे। मेंटल डिटॉक्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि हमारे भीतर दूसरों के लिए भावना कैसी है। अगर हमारे भीतर गुस्सा है, जेलसी है, कंपटीशन है, कंप्लेन है, तो मन तो स्वस्थ नहीं रहेगा। अपने मन को डिटॉक्स करें, खाली करें, पुरानी बातों को ज़्यादा मत उलझा करें, वर्तमान में नाव में जीना सीखें। मेंटल डिटॉक्स भी आपके फिजिकल डिटॉक्स में कंट्रीब्यूट करता है। कॉन्स्टिपेशन में पाया गया है कि अगर हमारे भीतर अननेसेसरी अटैचमेंट होता है तो बॉडी लेवल पे कॉन्स्टिपेशन बन जाता है। तो अगर हम मन अपना हल्का रखते हैं, माफ करते हैं, स्वीकार करते हैं,
मेंटल रूप से हमारा डिटॉक्स होता रहता है तो फिजिकल डिटॉक्स भी जल्दी हो जाएगा। फिजिकल रूप से डिटॉक्स करने के लिए हमें सात्विक भोजन, शाकाहारी भोजन, हाई फाइबर फूड, फ्रेश फूड लेना चाहिए। जो भी चीज़ प्लास्टिक बंद होती है, जो भी चीज़ फैक्ट्री में बनती है, उसको हम अवॉइड करें। अब डिटॉक्स के बाद फिर हम फीवर को देखें। फीवर कभी होता है तो हम उससे जल्दी से जल्दी कंट्रोल करने की सीखें। तो यहाँ पर फीवर के लिए हम अपने अंगूठे के पीछे हम काला रंग लगाते हैं, ब्लैक कलर। तो अंगूठे के पीछे ब्लैक कलर लगाने से हमारे शरीर में यांग ची कम होती है और फीवर हमारा कंट्रोल में आने लग जाता है। अंगूठे पर ब्लैक कलर करने के अलावा हम अपने इंडेक्स फिंगर पे अलाई मेरिडियन, ब्योल अलाई मेरिडियन को ब्लैक कलर करने से भी हम अपने शरीर में यांग ची को कम कर सकते हैं और फीवर को कंट्रोल कर सकते हैं। फीवर में अगर हम सीरियल बंद कर देते हैं तो भी ये डिटॉक्स करने में हमें बॉडी को हेल्प करता है। हमें लिक्विड डाइट पे शिफ्ट हो जाना चाहिए। तो फीवर हो पहले ही उसका इफेक्ट हार्ट पे ना जाए, लेकिन अगर हार्ट पे इफेक्ट चला गया है, रूमेटिक हार्ट डिजीज हो गई है, फिर हमें हार्ट मेरिडियन पे काम करेगा। फीवर तो तब तक ठीक हो जाएगा लॉन्ग टर्म में। तो हमें हार्ट मेरिडियन का मसाज करना है HT4 से HT7 तक। और हम सुजो कोरेस्पोंडेंस जो कि हमारे अंगूठे में आएगा इस जगह पे, अपने सुजो कोरेस्पोंडेंस को भी हम दोनों हाथ में हम जेंटली मसाज किया करें। यहाँ पर हम लाल रंग का हार्ट बना सकते हैं, लाल रंग का स्माइली बना सकते हैं। तो ये रेड कलर भी सुजो कोरेस्पोंडेंस पर भी हमारे हार्ट के लिए अच्छा है, दोनों हाथों में। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को हम हील कर सकते हैं, रूमेटिक हार्ट डिजीज में भी हम अच्छे रिजल्ट्स पा सकते हैं। सर, इसके साथ ही हार्ट फेलियर का बड़ा केसेस सामने आते हैं कि बहुत सारे लोगों की जो मौत की संख्या है ज़्यादातर देखा जाता है कि हार्ट फेलियर की वजह से होती है। तो आपसे समझना चाहूँगी कि हार्ट फेलियर आखिर क्या है और ये कितना घातक हो सकता है? देखिए, हमारे हार्ट में 4 चैम्बर हैं, एट्रियम है, वेंट्रिकल है। तो इस वेंट्रिकल में जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वो हमारे पूरे शरीर में ब्लड भेजता है और हमारी पूरी बॉडी को ब्लड चाहिए। तो ये लेफ्ट वेंट्रिकुलर का जो उसका काम करने का है उसको इजेक्शन फ्रैक्शन में मेजर करते हैं। जब 2D इको रिपोर्ट कराया जाता है हार्ट का तो उसमें लेफ्ट वेंट्रिकल का इजेक्शन फ्रैक्शन मेजर किया जाता है, ये कितना काम कर रहा है। नॉर्मल LVEF लेफ्ट वेंट्रिकुलर इजेक्शन फ्रैक्शन 60 to 70% होता है, लेकिन अगर ये काम करना ये स्लो डाउन होने लग जाए, कम करने लगे, तो फिर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होने लग जाएगा, सांस की तकलीफ होगी, जल्दी थकान हो जाएगी, चक्कर आने लग जाएंगे। तो टायर्डनेस होती है, कमजोरी होती है। तो इसमें इस तरह की चीज़ों में हमें हार्ट का चेकअप कराना चाहिए। ECG और इको होता है और अपने हार्ट मेरिडियन पे हमें काम करना चाहिए। अगर हम HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट पर काम करते हैं तो हम इजेक्शन फ्रैक्शन को बढ़ा सकते हैं। ये मेन स्ट्रीम मेडिकल में ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन इजेक्शन फ्रैक्शन को बढ़ाया जा सकता है अगर हम HT7 जो कि हार्ट मेरिडियन का सोर्स पॉइंट है उस पर काम करें। तो HT7 को मजबूती प्रदान करने के लिए हम अपने पैर में LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट पर भी काम कर सकते हैं। HT7 को एनर्जी, एक तरह से एनर्जी लीवर LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट भी भेजता है। एक तो एनर्जी स्ट्रेट मेरिडियन में आती है और एक हॉरिजॉन्टल कनेक्शन भी होता है। साथ ही साथ हमें जो कोल्ड पॉइंट है उसको सेलेक्ट करना चाहिए। K10 एक्यूप्रेशर पॉइंट, K2 एक्यूप्रेशर पॉइंट, हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के लिए हम लाल रंग का प्रयोग कर सकते हैं। और भारी वजन वाले काम, आपके हार्ट पर लोड पड़ने वाले काम नहीं करना चाहिए। अगर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर डेवलप होने लग गया हो तो हल्का काम करना चाहिए। यहाँ तक कि एक्सरसाइज भी ज़्यादा नहीं करना चाहिए। जो जेंटल है, जैसे प्राणायाम है, अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम सभी प्राणायाम में सबसे इजी और बेस्ट रिजल्ट देने वाला प्राणायाम है। तो एक्सरसाइज, हार्ट फेलियर के पर्सन को एक्सरसाइज भी ज़्यादा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल अच्छे योगा ट्रेनर के सुपरविजन में ही कुछ करें आप। तो हार्ट फेलियर में जब हमारा हार्ट का पंप करने का कैपेसिटी कम हो रहा है तो दूर तक ब्लड वो नहीं भेज पाएगा। अगर
हमारे टिश्यूज को खून जितना मिलना चाहिए उतना खून नहीं मिले तो काम करने की कैपेसिटी तो हमारी कम हो जाएगी, शरीर में वीकनेस होगी, टायर्डनेस होगा और सांस लेने की तकलीफ भी होती है। तो हार्ट फेल्योर में प्रोग्नोसिस बहुत पुअर होती है। अगर एक बार हार्ट फेल होने लग जाए तो फिर मैनेज करना मुश्किल होता है। तो यहाँ पर वेट कम करना भी चाहिए। वेट ज़्यादा होना भी रिस्क फैक्टर है, क्योंकि हार्ट पे लोड हार्ट अभी ज़्यादा काम अभी नहीं कर रहा है। तो अगर वेट को कम कर लेते हैं तो फिर हार्ट के कम काम करते हुए भी काम हमारा चल सकता है। तो वेट को रिड्यूस करना एक बहुत हेल्पफुल होता है। सर, अभी आपने हार्ट फेलियर के लिए HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट बताया, तो इसके साथ ही मैं आपसे समझना चाहूंगी कि कौन से हम अफर्मेशन इस्तेमाल करें इसके साथ में। देखिए, HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट जब हम मसाज कर रहे हैं तो यहाँ पर हम हार्ट के फंक्शन को समझें। हार्ट क्या काम कर रहा है कि वो हमारे ब्लड बॉडी में हर जगह खून भेज रहा है ना। तो सप्लाई, जो न्यूट्रिशन की, जो ऑक्सीजन की सप्लाई चाहिए, वो हार्ट के ब्लड पंपिंग वजह से आ रही है। तो यहाँ पे हम यह बात समझेंगे कि हमें जीवन में जो चाहिए वो हमें मिल रहा है। मेरी जरूरतों को भगवान पूरा कर रहा है। यूनिवर्स इज सप्लाइंग माई नीड्स। जो मेरी जरूरतें हैं वो पूरी हो रही हैं। डिवाइन इज टेकिंग केयर ऑफ मी। और यहाँ पे खुश रहने का भी महत्व है। हार्ट का इमोशन होता है जॉय। तो अगर हम खुश रहेंगे तो हमारा हार्ट अच्छा काम करेगा। तो खुशी को हम बढ़ाएं। मैं खुश रहता हूं। अपना HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाते हुए अफर्मेशन हमें करना चाहिए। मैं अपनी लाइफ को एंजॉय करता हूं, मैं खुश रहता हूं, मेरी जरूरतों को यूनिवर्स पूरा कर रहा है। जो मैं सोचता हूं, जो मैं चाहता हूं, डिवाइन उसका केयर करता है। डिवाइन इज टेकिंग केयर ऑफ मी। भगवान मेरा साथ दे रहा है, भगवान मेरे साथ है। HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट करते हुए इन इन्फॉर्मेशन को हम बोल सकते हैं। सर, इसके साथ ही हम डाइट में किन चीज़ों का ध्यान रखें कि हार्ट डिसीज़ जो भी होती हैं उसमें सामने आता है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से या फिर खाने में हमारे ऑयल की मात्रा ज़्यादा होने से समस्याएं सामने आती हैं। तो किन चीज़ों का हम ध्यान रखें और किन चीज़ों को हम इन्वॉल्व करें, अपनी डाइट में ऐड करें, जिससे कि हार्ट डिसीज़ से हम दूरी बना पाएँ? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा कहा हंसिका जी। हमें ऑयल का कम यूज करना है। और इसमें भी ऑयल में हम ऑयल को जितना फ्राई करते हैं उसकी क्वालिटी उतनी कम होती जाती है। ऑयल को दोबारा गर्म नहीं करना चाहिए। वैसे कुकिंग जिसमें ऑयल का यूज नहीं होता है, जैसे ट्रेडिशनली तो इडली में ऑयल का यूज नहीं है, हम नॉर्मल कुकिंग में भी, सब्जियां बनाने में भी बिना ऑयल का भी कुकिंग किया जा सकता है। और ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम आ रहे हैं, जीरो ऑयल कुकिंग, ऑयल फ्री कुकिंग। हमें शाकाहार का पालन करना चाहिए। हमारी बॉडी के लिए एनिमल फूड सुटेबल नहीं होता है। प्लांट फूड, और प्लांट फूड में हाई फाइबर होल सीरियल फूड, जितना हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को एनालाइज करते हैं वो उतना ज़्यादा हमारे हेल्थ में चांसेस होता है कि हम चीज़ों में भटक जाएं। अगर हम होल सीरियल, होल फूड ले रहे हैं तो हमारी सभी ज़रूरतों को वो पूरा कर ही देता है। जो भी कंसर्न होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में विटामिन B12 का, अगर हम फर्मेंटेशन करके फूड लेते हैं, जैसे खासकर मिलेट है या स्प्राउट्स है, तो विटामिन B12 भी हमारी बॉडी को मिल जाता है। एनर्जी मेडिसिन में हार्ट का रंग लाल माना गया है। तो जो नेचुरली रेड कलर की चीज़ें हैं, जैसे टमाटर है, चुकंदर है, स्ट्रॉबेरी है, गाजर भी काफ़ी हद तक, तो ये हमारे हेल्थ के लिए, हमारे हार्ट के लिए काफ़ी अच्छे हैं। तो इनका सेवन किया जा सकता है। तो मिलेट्स और रेड कलर की सब्जियां और फल, इनका सेवन करने से हार्ट हमारा हेल्दी रहेगा। सर, इसके साथ ही कोई अफर्मेशंस आप बताइए जिससे कि जो भी हार्ट डिसीज जिन भी लोगों को हो, हम अपने हार्ट को स्ट्रॉन्ग कैसे करें कि हम रेगुलरली भी यूज़ कर सकें, और जिनको हार्ट डिसीज नहीं भी है तो वो भी इसको इस्तेमाल करके अपने हार्ट को स्ट्रॉन्ग बनाएं। यस, तो सभी अफर्मेशन में सबसे जो फेमस और यूजफुल अफर्मेशन है वो तो है ऑल इज वेल। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है। भगवान कभी आपका बुरा नहीं चाहता, कभी आपके लाइफ में कुछ गलत नहीं होता।
हमारे देखने का दृष्टिकोण सही नहीं होने की वजह से हमको वो गलत लगता है। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है, ये भगवद गीता का सार भी है। हम इसको अपने जीवन में बार बार दोहराते रहें। एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाते हुए हम बोल सकते हैं, HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट या जो भी एक्यूप्रेशर पॉइंट आपके लिए है उसको हम मसाज करते हुए, टोन या सेलेक्ट करते हुए बोल सकते हैं, या डायरेक्ट भी अफर्मेशन को बोला जा सकता है। सोते, उठते, जागते, चलते, वॉकिंग करते हम मन ही मन अफर्मेशन बोल सकते हैं, हम वर्बली में अफर्मेशन बोल सकते हैं। आईने के सामने हम जब खड़े होते हैं तो हम अपने बालों को संवारते हुए, अपने आप को संवारते हुए अफर्मेशन बोल सकते हैं। ऑल इज वेल, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है के साथ अफर्मेशन अच्छा है। आई लव माई सेल्फ, मैं खुद से प्यार करता हूँ। हार्ट का काम है प्यार करना, तो हम खुद से तो प्यार करें, और खुद से प्यार करेंगे तभी प्यार हम दे सकते हैं या पहचान सकते हैं। तो हार्ट को हेल्दी रखने के लिए सेल्फ लव का अफर्मेशन, आई लव माई सेल्फ, मैं खुद से प्यार करता हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी से प्यार करता हूँ, मैं अपने काम से प्यार करता हूँ, मैं अपने घर से प्यार करता हूँ, मैं अपने अनुभवों को स्वीकार करता हूँ। जो भी अनुभव आ रहे हैं भगवान उन अनुभवों को भेज रहा है और सभी अनुभवों को मैं स्वीकार करता हूँ। जब हम रेसिस्ट करते हैं, मेरी लाइफ में ये ठीक नहीं चल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो यही हमारे जीवन में रोग लेकर आता है। स्वीकार भाव से, एक्सेप्टेंस से, प्रेम करने से हम हेल्दी रहेंगे। ऑल इज वेल एंड आई लव माई सेल्फ। सो ऑल इज वेल एंड आई लव माई सेल्फ, ये दो अफर्मेशंस अगर हम डेली अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं तो हमारा हार्ट और हम भी मजबूत रह सकते हैं, और बाकी की जो बीमारियां हैं जो हमारे कमज़ोर होने से हमारी तरफ आकर्षित होती हैं वो भी हमसे दूर रहेंगी। बिल्कुल। तो सर थैंक यू सो मच, आपने जो इतनी सारी जानकारी, इतनी सारी नॉलेज हमारे साथ शेयर की इसके लिए। और इसके साथ ही आपसे बस जाते जाते इस एपिसोड में एक टिप आपसे जानना चाहूँगी कि क्या टिप आप हमारे व्यूअर्स को देंगे, जिस टिप को वो अपने लाइफ में इस्तेमाल करके अपने जो कदम है वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल की ओर, एक हेल्दी जीवन की ओर बढ़ाएं। हार्ट का एक्यूप्रेशर पॉइंट, हमने कई सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट की बात करी है जी। उसमें सबसे महत्वपूर्ण एक्यूप्रेशर पॉइंट HT7 है, या फिर हम सुजोग कोरेस्पोंडेंस में देखें तो हमारे हार्ट का ये पॉइंट है। इन दोनों को बारी बारी से दबाते हुए हम अफर्मेशन करते रहें, आई लव माई सेल्फ, मैं खुद से प्यार करता हूँ, मैं खुद को एंजॉय करता हूँ, मैं अपनी लाइफ को एंजॉय करता हूँ। सेल्फ लव और एंजॉयमेंट, इन दो का अफर्मेशन हम करते रहेंगे तो हम बहुत सारे रोग से बचे रहेंगे, और अगर कुछ है भी तो हील करने में इसका भी कंट्रीब्यूशन हो सकता है। ये HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट बहुत जगह पर आता है, और कहीं पर भी हम इसको ऐड करें तो इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन जनरली नहीं होते। तो HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट बहुत सेफ एक्यूप्रेशर पॉइंट है, हम इसको मसाज कर सकते हैं, और कोरेस्पोंडेंस, जो कोरेस्पोंडेंस को मसाज कर सकते हैं विद अफर्मेशन, मैं खुद से प्यार करता हूँ, आई लव माई सेल्फ। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, और आपने ये जो जानकारी, ये जो नॉलेज हमारे साथ शेयर की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, इसी के साथ आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात डॉक्टर से पूछो कार्यक्रम के एक और एपिसोड के साथ। इसी के साथ यदि आपको कोई भी समस्या है, कोई भी आपका सवाल है हेल्थ से रिलेटेड, हार्ट डिसीज से रिलेटेड, या फिर आपकी कोई और बीमारी से रिलेटेड आपका कोई सवाल है, तो उस सवाल को आप हमें भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। और इसी के साथ ही मैं आपको बता दूं कि यदि आप जब अपना सवाल भेजते हैं तो थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। डॉक्टर से पूछो के Q&A सेशन यानी कि शुक्रवार को हम आपके सवालों के जवाब पूछते हैं डॉक्टर साहब से। तो इसी के साथ आपसे आज्ञा लेती हूँ, धैर्य बनाए रखें जब भी आप अपना सवाल भेजें। तो फिर होगी आपसे मुलाकात डॉक्टर से पूछो कार्यक्रम के एक और एपिसोड के साथ। नमस्कार।